गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? बताओ, सही से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या चल रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा इश्यू, कोई डाउट, कुछ ऐसा जो मेरे से ही आपको बोलना हो तो आप बोल भी सकते हैं, है ना? रोकी सिंह जी गुड इवनिंग। रोली कुमारी गुड इवनिंग। सुरभि कुमारी, मुकेश, पिंकी पांडे, राहुल, पूजा, आरती, अनूप, केरार, छाया प्रवार, शिबू कुमार दास और भी बहुत सारे बच्चे हैं। राहुल हैं, पिंकेश कुमार हैं, प्रियंका हैं। चलो, कोई है कोई ऐसा इश्यू जो मेरे से जानना चाहते हो? कोई ऐसी बात, कोई डाउट नहीं है? अच्छा चलो, तो फिर आज से हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब कुछ बातें गौर करके सुनिएगा। ये बताओ सबसे पहले कि आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं? रेलवे में जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया हो, सीबीटी 2 देना है जिन्हें, या आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देना है? कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे के एग्जाम का फॉर्म सबमिट कर चुके हैं 2019 से और अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वैकेंसी, मतलब रिलीज तो हो चुकी है लेकिन कब इनका एग्जाम होने वाला है? आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी सुन नहीं रही है कब एग्जाम करवाने वाली है। तो जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत बड़ा एक ट्विटर कैंपेन करके, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करके हम लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 की डेट रिलीज करवाई थी। अब डेट तो रिलीज कर दी लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर भी करवा दिया, लेकिन उसके बाद से, पेपर करवाने के बाद से कोई अता पता ही नहीं है कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा या ग्रुप डी वाले बच्चों का एग्जाम कब होगा। तो पिछले 2 से 3 दिन ऐसे हम सारे टीचर्स एक साथ जुड़ रहे हैं, मतलब जो भी सारे नामी टीचर्स हैं, नामी का मतलब इन द सेंस कि जो इसमें सहयोग देना चाहते हैं, है ना, जो इसको इनिशिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग ना कुछ आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी क्लास में जब बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ, मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता है देने के लिए। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा ये मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। लड़ाई आप लोगों की है, बस फेस वैल्यू टीचर्स बनना चाह रहे हैं। तो अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैं भी बताऊंगी, एज वेल एज बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे चैनल वाले बताएंगे आपको। तो वो सारे टीचर्स हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं। आज मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, आप देखिएगा कि किस तरीके से अब क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकाल कर। देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए तो ही कुछ हो पाएगा, लाइक अभी किसान आंदोलन से आप लोग मोटिवेट है कि किसान आंदोलन का रिजल्ट पॉजिटिव निकल गया है इसलिए। लेकिन देखो, फिजिकल प्रोटेस्ट तो करना ही करना है। उससे पहले हम टीचर्स लोगों ने डिसाइड किया है कि एक लास्ट कोशिश हम कर सकते हैं डिजिटल तरीके से, लेकिन उसको हम सिर्फ पिछले ट्विटर कैंपेन का जैसा नहीं करने वाले हैं। कुछ नए मॉडिफाई करके कुछ आइडियाज आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स, आज ही मेरी खान सर, पटना वाले सर थे और भी बहुत सारे टीचर्स थे, उनसे जूम मीटिंग हुई थी। तो बस 1 से 2 दिनों में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, मैं अपनी वो निभा रही हूँ, कुछ किसी और टीचर को दी गई है। तो हम लोग ना कुछ बैकएंड पे काम कर रहे हैं। मैं इसलिए अनाउंस कर रही हूँ ताकि आप लोग तैयार रहना। अगले से 3-4 दिन में हम कुछ ऐसा आपको बताएंगे जो आप लोगों को करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो। अगर उससे कुछ नहीं होता है तो फिर वो ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज अपने हक की लड़ाई लड़ना कुछ गलत नहीं है ना, कुछ गलत नहीं है। इसलिए प्लीज आप लोग तैयार रहना। आरआरसी ग्रुप डी एंड जो सीबीटी का एग्जाम दिया है, चाहे एएलपी के इतने दिनों से किसी का रिजल्ट अटका हुआ है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, हम आप लोगों के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे ही किसी टीचर का कोई वीडियो आता है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं सबका एक साथ आएगा वीडियो, ऐसे पहले किसी का कोई वीडियो नहीं आने वाला है। उन सारे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, खान सर भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। इनफैक्ट खान सर को मैंने कांटेक्ट करके बहुत बार, 3 से 4 बार कांटेक्ट किया। मैंने कहा सर आप आइए, इस मुहिम में साथ दीजिए। तो फाइनली खान सर मतलब अब एग्री हैं इस चीज को इनिशिएट लेने के लिए भी। और ऐसे ही 3-4 टीचर्स ऐसे हैं जो मान से नहीं रहे हैं, उनको मना रहे हैं हम। उनके सामने ये मान लो कि पूरी एकदम हाथ जोड़ जोड़ के उनको मना रहे हैं, क्योंकि जब टीचर्स में यूनिटी होगी तो स्टूडेंट्स में भी यूनिटी डेफिनेटली होने वाली है। और जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, सेम हम इस बार भी कर सकते हैं, है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन के अंदर अपन डेट निकलवा सकते हैं, 2 दिन के अंदर, है ना? बस तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए अनाउंस कर रही हूँ कि थोड़ा सा तैयार रहना, है ना, प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। बहुत कुछ चल रहा है आपके बैकएंड पे, लेकिन आप लोगों को तभी बताएंगे हम, तभी अनाउंस करेंगे जब एकदम फुल्ली फाइनली ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें होंगी, है ना?
तब आप लोगों को अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पीछे नहीं हटना है, उसके बाद आपको पीछे नहीं हटना है। चलिए, तो ये तो हो गया आप लोगों को एक छोटा सा मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, जो सब टीचर्स ने डिसाइड किया है कि सारे लोग अपने बच्चों को बता दीजिए, ताकि बच्चे तैयार रहें इस चीज़ के लिए, है ना। बाकी हम धीरे धीरे सब टीचर से कांटेक्ट कर रहे हैं। 3-4 ऐसे टीचर्स हैं जिनका हम चाहते हैं सहयोग मिल जाए, क्योंकि अच्छा है जब टीचर्स के अंदर यूनिटी हो जाती है तब। बाकी देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं, है ना। बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे सारे टीचर्स भी सपोर्ट में, मुझे मालूम है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बस बात यह है। मैम, केमिस्ट्री की क्लास को इंट्रोडक्शन वाली क्लास के आगे से ही शुरू करना। थोड़ा रुको समीश यादव, इंट्रोडक्शन वाली क्लास तो वो तो पुरानी क्लास डली हुई थी, उसमें इंट्रोडक्शन ढंग से था भी नहीं। अभी पढ़ाएंगे आज आपको। चलो सुनो, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं केमिस्ट्री की। मैं कोशिश करूंगी वीक में 4 से 5 क्लासेस आपकी केमिस्ट्री की लेने की। अब आप लोगों को पेशेंस रखना है, कुछ चीजें बताने जा रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। केमिस्ट्री फॉर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहां पर पहली बात तो आपको कोई कॉलेज के लिए कोई केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो मैं उसके लिए क्लासेस नहीं ले रही हूं, ना ही कोई 11th-12th वाले क्लास के बच्चों को मैं ये केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूं। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को और वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूं यहां पर जो कि, है ना, जो कि बहुत सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और बार बार क्या आते हैं, आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले वही चैप्टर हम करेंगे यहां पर। जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बच्चों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का जब आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो जनरल साइंस में आपको 3 मेजर ब्रांच पढ़नी होती है। साइंस की 3 बड़ी बड़ी ब्रांच है। बायोलॉजी, जो आप पढ़ भी रहे होंगे, चल भी रहा होगा। फिजिक्स, जो आप पढ़ भी रहे होंगे, चल भी रहा होगा। और तीसरा है केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो आप सब लोग 1 सेकंड के अंदर मुझे आंसर दे दोगे कि हम बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अपने चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव चीजें हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, इन सबको पढ़ना बायोलॉजी है। जब मैं बात करती हूं केमिस्ट्री की, बच्चों ये जो केमिस्ट्री शब्द है ना, ये कहां से आया? जैसे मैंने बायोलॉजी बताया था कि लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस ने बायोलॉजी दिया, ऐसे ही ये जो केमिस्ट्री शब्द है ये बना हुआ है कीमिया शब्द से। कीमिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड कीमिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही स्पेलिंग लिखोगे, दोनों सही हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है। केमिस्ट्री जो है वो कीमिया शब्द से लिया गया है। अगर बात करते हैं कि ये केमिस्ट्री शब्द कैसे आया, इसका ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट में एक नील नदी हुआ करती थी। कौन सी? नील नदी हुआ करती थी। और इस नील नदी में एक बार बहुत ही ज्यादा ऐसे मिट्टी का एक ढेर होता है ना, एक मिट्टी का ढेर आपने देखा होगा, तो एक मिट्टी मिली और वो मिट्टी थी ब्लैक कलर की। ब्लैक सोइल मिली, काली मिट्टी का एक ढेर सा मिला। और पहले वहां के लोग उसे देख रहे थे काली मिट्टी है, जैसे नॉर्मली मिट्टी होती है ऐसी मिट्टी है। लेकिन बाद में वहां से लोगों को पता लगा कि ये जो काली मिट्टी है इसके अंदर तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल से हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है ये काली मिट्टी। और यहीं से इस काली मिट्टी को कीमिया शब्द दिया गया था। और बाद में इसी कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री टर्म बना था, केमिस्ट्री शब्द बना था। और इस कीमिया का मतलब बताया गया था केमिकल्स। इस कीमिया का मतलब क्या बताया था? केमिकल्स बताया गया था, रसायन बताया गया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहां से आया, उसका ओरिजिनेट क्या हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तो ये जो केमिस्ट्री है ये कीमिया टर्म से लिया गया। और ये कीमिया शब्द कहां से आया? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी कहां मिली थी? इजिप्ट में नील नदी में मिली थी। और जब उस काली मिट्टी को देखा गया तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स एलिमेंट्स देखे गए कि इस काली मिट्टी के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। तब वहां से ये केमिकल शब्द आया और वहीं से केमिस्ट्री टर्म निकला। वहीं से क्या निकला? केमिस्ट्री टर्म निकला, रसायन विज्ञान शब्द निकला। जब मैं बात करूंगी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चों थोड़ी सी चीजें सुनना आराम से। मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब बहुत सारे सेल्स जुड़ती हैं, ये सब पढ़ा चुकी हूं कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइंड होती हैं, जुड़ती हैं, तो वो टिश्यू बनाती हैं। बताया था कि नहीं बताया था? वो टिश्यू, वो उत्तक
मस्तक बनाती हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनते हैं। और बहुत सारे तंत्रों के जुड़ने से एक लिविंग बॉडी बन जाता है। राइट? क्या बन जाता है? एक सजीव का शरीर बन जाता है। तो जब ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो तब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ये सारे शब्द आप जब कभी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ऐसे ही केमिस्ट्री क्या कहती है, रसायन विज्ञान क्या कहता है। आपके डाउट या कमेंट जो भी कर रहे हो लास्ट में देखूंगी क्लास में, अभी 1 घंटे में चुपचाप पढ़ाऊंगी, ठीक है। रसायन विज्ञान की जब बात करते हैं तो जैसे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, कोशिका है। ऐसे ही आपकी भी है, क्योंकि आप और हम दोनों क्या हैं, लिविंग हैं। लेकिन मैं अगर इस मार्कर की बात करूं, मैं इस कैमरे की बात करूं, मैं इस डिजिटल बोर्ड की बात करूं, इस डिजिटल बोर्ड के इतने से हिस्से में लाखों करोड़ों क्या है, एटम है। क्या है? एटम्स हैं, परमाणु हैं। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, उनका निर्माण परमाणुओं से होता है, एटम से मिलकर बना हुआ है। कैमरा, पंखा, ट्यूबलाइट, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये मेरा मोबाइल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे बायोलॉजी में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, इंसान, बंदर, ये सब सेल से बनकर मिलकर बने हुए हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में हम बात करें तो जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बने हुई हैं? एटम से, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और यहां पर सेल तो यहां पर एटम। तो जब सेल की बात करते हैं तो वो बायोलॉजी में, और जब एटम की बात करते हैं तो वो किस में? केमिस्ट्री में बात करते हैं। और जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बच्चों क्या बनाते हैं? एटम्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, परमाणु। जैसे बहुत सारी सेल्स के जुड़ने से टिश्यू बनते हैं, वैसे के वैसे बहुत सारे एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आके जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। जैसे एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एलिमेंट्स बन गए। और जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, वैसे ही प्यारे बच्चों जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड क्रिएट होते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं। आप देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन। एक सल्फर का एलिमेंट, 2 ऑक्सीजन का एलिमेंट आपस में जुड़े तो कंपाउंड बना दिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के जुड़ने से बना, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए कंपाउंड। लाइक NH3, अमोनिया भी क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तो जब बहुत सारा आप बताओगे कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं तब बनता है मैटर। मैटर को बोलते हैं पदार्थ। और जैसे ह्यूमन की बात करें या किसी लिविंग बॉडी की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ने से एक लिविंग बॉडी बनता है। लेकिन केमिस्ट्री में जब बहुत सारे कंपाउंड्स जुड़ते हैं तो मैटर बनता है, पदार्थ बनता है। आपके चारों तरफ क्या है? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको हम मैटर बोल देते हैं। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसने थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और थोड़ा बहुत उसका द्रव्यमान है। क्या मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसने हल्का फुल्का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। स्पेस का मतलब है उसने स्थान, जगह घेर रखी है। भाई वो जहां होगा उसने स्पेस घेरा होगा। जैसे ये मार्कर है तो इसने इतना स्पेस ले रखा है ना, ये डिजिटल बोर्ड है इसने इतना स्पेस ले रखा है ना, और उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है तो इसका भी मास है, ये पंखा है तो इसका भी मास है, AC है तो उसका भी मास है, पोडियम है तो उसका भी मास है, मेरा मोबाइल फोन है तो उसका भी मास है। तो कोई भी ऐसी चीज इस धरती पर या इस यूनिवर्स में जिसने थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो और कुछ चुन्ना मुन्ना से लेकर बहुत सारे किलोग्राम तक उसका मास हो, द्रव्यमान हो,
उसे हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। और मैटर किससे बनते हैं? तो मैटर बनते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड्स किससे बनते हैं? एलिमेंट से। एलिमेंट्स मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। इसका मतलब केमिस्ट्री में हम सबसे छोटी स्ट्रक्चर किसे मान सकते हैं? एटम को मान सकते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी में सबसे छोटा स्ट्रक्चर किसे माना? सेल को माना। किसी भाई बंधु को दिक्कत हुई? नहीं हुई। अगर आप ये टर्म पढ़ रहे हो सारे, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो। अगर आप ये सारे शब्द पढ़ रहे हो, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मैटर, तो आप क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब आपके सामने बोर्ड पर केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी हुई है। क्या होता है केमिस्ट्री? जैसे बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? टू स्टडी अबाउट लिविंग बॉडीज, या टू स्टडी अबाउट लिविंग्स, या टू स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। वैसे ही इस धरती पर जितने भी मैटर हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? आपका केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री शब्द का ही मीनिंग क्या है? केमिस्ट्री का मीनिंग ये होता है बेटा, टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम बहुत सारे रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स के बारे में स्टडी करोगे। जैसे मैंने कोई भी केमिकल का नाम दे दिया, H2SO4। क्या है H2SO4? कैसे बना H2SO4? उसका नेचर क्या है? क्या उसके यूजेस हैं? तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। मैंने और बहुत सारे आपको केमिकल्स दे दिया, एंड आपको मैंने दे दिया अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl दे दिया। क्या उसका यूज है? कैसे बना? नमक कैसे बना? चीनी कैसे बनी? कोई भी केमिकल है तो वो कैसे बना? नेक्स्ट, कोई एलिमेंट है, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना, तत्वों के बारे में अध्ययन करना। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में स्टडी करना। या आप बोल दीजिएगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल, मैंने कहा ना ऊपर, मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब एलिमेंट्स जुड़ते हैं। मैंने दो एलिमेंट को जोड़ दिया तो मेरे सामने मॉलिक्यूल बन गया। जैसे SO2, NO2, CO2, CH4, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है, अणु है। और लास्टली आप लिख सकते हो केमिस्ट्री में हम, आप बहुत सारे अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हो, बहुत सारे प्रकार के पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर्स एंड एटम्स, परमाणु, इन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान कहलाता है। मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है? कोई अहिर सोनू करके, आपका नाम दिख नहीं है, हाँ अहिर सोनू पूछ रहे हैं बेटा। जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है, उसे अणु कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का एटम होगा और दो ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो इनके जुड़ने से क्या क्रिएट हुआ? मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ, अणु बना। आगे सब आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, सब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बस सुनते जाइए, चुपचाप सुनते जाओ, ठीक है। कैसे पढ़ना? बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, हम केमिस्ट्री कैसे पढ़े, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। बट आपको केमिस्ट्री में PhD नहीं करनी है। केमिस्ट्री के पिछले 20 साल का आप इस धरती का कोई पेपर उठाकर देख लो, चाहे रेलवे की कैटेगरी का, चाहे SSC की कैटेगरी का, चाहे का NDA CDS है, स्टेट पीसीएस की कैटेगरी का, क्वेश्चंस वही है। केमिस्ट्री में एक बात बताऊं आपको, कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं होता। हो भी कैसे जाएगा? बायोलॉजी में नए क्वेश्चन बन जाएंगे। नया वायरस आ गया, कोरोना वायरस, तो हो गया आपका सिलेबस, बढ़ गया आपका। कोई नया बीमारी आ गया, बढ़ गया आपका सिलेबस। कोई नया टीका आ गया, बढ़ गया आपका सिलेबस, है ना। कोई आलू की नई प्रजाति बना दी किसी ने, तो बढ़ गया आपका। लेकिन केमिस्ट्री में ना अप्रोक्स सारा सिलेबस फिक्स है और क्वेश्चंस भी फिक्स हैं। तो आप लोग बस आंख बंद करके ट्रस्ट करो, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। जो जो पढ़ाऊंगी वही एग्जाम में आता है,
ठीक है, चलो अब बताते हैं। तो केमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन मालूम चल गई है कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजों के बारे में जब आप डिटेल में स्टडी करते हो तो उसी को ही तो केमिस्ट्री कहते हैं, उसी को ही तो रसायन विज्ञान कहते हैं। अब जैसे मैंने पढ़ाया था हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन थे, वहां पर अरिस्टोटल अरस्तु थे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं किसका, आपके पूछ रहे हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री या हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आपके सामने एक साइंटिस्ट का नाम आएगा और वो साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लेवोइजियर। क्या है? एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर वो महान साइंटिस्ट हैं जिनको रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब क्यों? तो कुछ ना कुछ तो काम करा होगा, सबसे पहले करा होगा, बड़ा करा होगा। तो बड़ा आसान है, इन्होंने क्या काम किया, मतलब ऐसे तो इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में, लेकिन जो मेन सा कंट्रीब्यूशन है जिनकी हम बात करें, जिनके लिए इनको फादर का नाम रिवॉर्ड दिया गया, तो उनमें से ऐसा माना जाता है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन जानते हो, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है जिसे 1 नंबर पे रखा गया है, उसे हाइड्रोजन कहते हैं। हालांकि उसे आवारा तत्व कहा जाता है कि ये कहीं भी घूमता है, कभी पहले ग्रुप में रहने की कोशिश करता है, कभी 17 नंबर ग्रुप में रहने की कोशिश करता है। तो इसकी जगह अभी तक प्रॉपर फिक्स नहीं है। हम रखते 1 नंबर पे हैं और हाइड्रोजन को इधर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ पीरियोडिक टेबल में। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूं, ये देखो यहां रखा है ना हाइड्रोजन को, लेकिन ये कोई इसका पर्टिकुलर कोई डिफाइंड प्लेस नहीं है। मतलब इसको कोई अगर साइंटिस्ट आ गया ढंग का और इसको बता दिया कि भाई साहब इसकी जगह हटाकर 17 में ऐड करो ग्रुप नंबर 17 में, तो यहां पर इसको ऐड करना पड़ सकता है। क्योंकि केमिस्ट्री में याद रखिएगा कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। अपवाद ही केमिस्ट्री दूसरा नाम है। केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही क्या है? अपवाद है। बोलते हैं ना जिंदगी में कुछ अपवाद होने चाहिए और केमिस्ट्री में तो होने ही चाहिए, दोनों जगह अपवाद हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को अपवाद माना जाता है कि कभी ये यहां रहता है, कभी 17 नंबर के ग्रुप में रहता है। तो जो हाइड्रोजन की जब मैं बात करती हूं तो बच्चा इसकी डिस्कवरी किसने की थी कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक तत्व है, इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। चुपचाप ध्यान से सुनते जाओ, कमेंट वमेंट मत करो, ना तो मैं देखूंगी आपके कमेंट और ना ही कोई आप फालतू में टाइम खराब कर रहे हो अपना, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन टर्म की बात करूं कि हाइड्रोजन शब्द, जैसे आपकी खोज तो भाई आपके माता पिता ने करी, लेकिन आपका नाम तो आपका मामा, नाना, मौसी, मौसा कोई भी रख सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। लेकिन जो हाइड्रोजन टर्म है ना, ये जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? एंटोनी लेवोइजियर के द्वारा। ऐसे ही आगे आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सीजन एलिमेंट की खोज शील ने की थी, ऑक्सीजन गैस के प्रिस्टले ने की थी। लेकिन जो ऑक्सीजन टर्म है, ये जो शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनी लेवोइजियर के द्वारा दिया गया था। और सबसे मेन आता है, इन्होंने कंबस्टन थ्योरी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। कंबस्टन थ्योरी को बोलते हैं दहन सिद्धांत। कंबस्टन थ्योरी, दहन सिद्धांत। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जब भी आपके पास कोई फ्यूल है, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और ईंधन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जब वो जले, जब वो बर्न करे, जब वो टूटे, तो उससे एनर्जी और लाइट निकले। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल सकती है, ये शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज जब वो जले तो उससे हीट, लाइट, एनर्जी एमिट हो, मतलब बाहर निकले। जैसे लकड़ी को जलाते हो तो लाइट निकलती है ना। ऐसे अपने गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल होता है, ऐसे हमारे घर में केरोसिन, मिट्टी का तेल होता है। तो कोई भी चीज जब वो जलती है तो उससे हीट, लाइट एमिट होती है, और उसे जलाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन गैस। मतलब
कंबस्टन करवाना है तो आपको किस गैस की आवश्यकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, ऑक्सीजन के बिना कोई फ्यूल का बर्न, कोई फ्यूल जल नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए इस यूनिवर्स से तो सबसे पहले तो हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि हमारी सेल्स के पास जो ग्लूकोज है वो भी कौन बर्न करता है? ऑक्सीजन। इसलिए तो आप देखिए जब कोविड बहुत ज्यादा था, कोरोना, उस समय लोग बिना ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मर गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स के पास जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज टूटा नहीं, और टूटा नहीं तो सेल्स के पास एनर्जी नहीं मिली, और सेल्स के पास एनर्जी नहीं मिली तो बेचारी सेल्स धीरे धीरे डेड होने लग गई। क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब भी आपको कोई काम करवाना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। वर्क कैसे होता है? कार्य करवाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? पावर, शक्ति, ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब मेरी सेल्स के पास ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा तो मेरी सेल्स कैसे काम कर लेती बिना एनर्जी के? इसीलिए बहुत सारे लोग मर गए कोरोना से, लाखों लोग मर गए, है ना। तो ऐसे ही अगर ऑक्सीजन इस एनवायरनमेंट से हटा दो तो हम तो मर ही जाएंगे, प्लांट्स भी मर जाएंगे। अब आप कहोगे मैम प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं। अरे उल्लुओं, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं लेकिन लेते भी हैं। इसलिए तो कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं हमारी तरह। अब वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कमी नहीं पड़ जाएगी क्या ऑक्सीजन की? इसलिए कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को हटा दूं तो गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, जो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, आप जिससे भी चला रहे हो गाड़ी, तो उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जब वो जलेगा नहीं तो फिर कैसे गाड़ी का इंजन चलेगा? तो इसी थ्योरी को बोलते हैं कंबस्टन थ्योरी। और इसी कंबस्टन थ्योरी को क्या बोलते हैं? किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करना, जलाना, तोड़ना और उससे हीट और लाइट निकालना ही कंबस्टन थ्योरी, दहन सिद्धांत कहलाता है। और इसी कंबस्टन थ्योरी को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एंटोनी लेवोइजियर। इसीलिए हम एंटोनी लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मानते हैं। इसीलिए हम एंटोनी लेवोइजियर जी को रसायन विज्ञान के जनक और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक मानते हैं। और भी बहुत सारे काम किए इन्होंने, लेकिन ये कोई मेन कंट्रीब्यूशन था जिसके आधार पर इनका रिवॉर्ड देने के लिए इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानने लग गए। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई ऐसा तो मैंने कोई महान बात तो बताई नहीं जो आप याद ना कर सकते हो। अब बात आती है, हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता चल गई, हमें केमिस्ट्री के फादर पता लग गए। अब बात करते हैं, जैसे बायोलॉजी की मैंने ब्रांचेस लिखवाई होंगी, एक होता है बोटनी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है जेनेटिक्स, एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं, रसायन विज्ञान की भी शाखाएं हैं। और जब केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करते हैं तो कौन बच्चा बताएगा मुझे कितनी केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती हैं? हाँ जी, अब कमेंट करो। हाँ जी, आप कमेंट करो कि कितनी रसायन विज्ञान की शाखाएं होती हैं। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम 2 होती हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे शैलेश यादव ने टाइप कर दिया 2। बेटा 2 नहीं होती हैं, हम 2 डिटेल में पढ़ते हैं, हम डिटेल में 2 पढ़ते हैं। अब कितनी होती हैं? देखो कितनी होती हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस। 1 नंबर पे सबसे पहली आती है, वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबने नाम सुन रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी टफ है यार, मैं क्या करूं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे 2 नंबर आए हैं, मुझे लर्न नहीं होती, मुझे नहीं करने आती इक्वेशन बैलेंस, मुझे नहीं करना, इक्वेशन नहीं याद रहती है मुझे। या आपने सुना होगा फलाना इंसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से PhD कर रहा है ना। तो जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो किससे बनी हुई है? कार्बन से। भाई साहब बिना कार्बन के तो केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। हर चीज में कार्बन है, बिना कार्बन के केमिस्ट्री बन ही नहीं सकती। अब आप कहोगे मैम हर चीज में कार्बन है, मैं कहूंगी यस हर चीज में कार्बन है। ये मार्कर है इसमें कार्बन है, ये डिजिटल बोर्ड है इसमें कार्बन है, मेरा फोन है इसमें कार्बन है, मेरे बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, तो उसमें भी कार्बन है।
अब मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें कार्बन है, मेरे घर में जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां कार्बन, गाड़ियों के अंदर कार्बन है, हर जगह कार्बन है, और बिना कार्बन के तो केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। तो ऐसी केमिस्ट्री जो कार्बन से बनी, मतलब कार्बन से ही रिलेटेड केमिस्ट्री है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री का पहला ब्रांच कौन सा हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। वहां पर हम पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन के एलोट्रोप अपर रूप ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरीन होता है। ऐसे ही कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन, ये सब किसके कंपाउंड है? कार्बन के कंपाउंड है। तो कार्बन और उसके यौगिक। एक पढ़ाऊंगी मैं आपको पॉलीमर, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक बनाने में कार्बन बहुत ज्यादा योगदान रहता है कार्बन का। तो ये 2 चैप्टर हैं। ऐसे कार्बन वाले बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको आगे आगे चल के पढ़ाए जाएंगे। एसिड बेस सोल्ट में भी कार्बन काम आता है ना। तो मैंने कह दिया ऐसा केमिस्ट्री जो टोटली किस पर डिपेंडेंट है? कार्बन पे, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन को छोड़ के, बिकॉज कार्बन तो यहां पढ़ लिया हमने, है ना, कार्बन को छोड़कर अकार्बनिक रसायन विज्ञान बनाया। इसमें क्या पढ़ेंगे? एक बात याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। स्कूल में सीबीएसई वगैरह जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आती है 11th-12th क्लास में। लेकिन अगर मैं बात करती हूं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान ज्यादा पूछा जाता है। ये मान लो 70-80% में तो यही पढ़ना है आपको। जैसे एक चैप्टर का नाम बताती हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा माना जाता है। धातु और अधातु। अब मैम ऐसा क्यों? भाई एक मेटल का नाम बोलो आप, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड में कार्बन थोड़ी होगा, तो गोल्ड इज ए मेटल। सिल्वर, चांदी में कार्बन थोड़ी है। तो ऐसी चीजें पढ़ना। ऐसे ही पीटी, पीरियोडिक टेबल, पीटी पीरियोडिक टेबल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा माना जाता है। तो ये 2 तो होती हैं केमिस्ट्री की मेन ब्रांच, लेकिन बच्चों इनके अलावा भी केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती हैं। जैसे बायोलॉजी की 2 मेन थी, जूलॉजी और बॉटनी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि और बायोलॉजी की ब्रांच ही नहीं होती। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने आंखों से पट्टी हटाइए। इसका आपने अगर 2 पढ़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री की 2 ही ब्रांच होती हैं। तीसरा ब्रांच आता है केमिस्ट्री का एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, सुनिएगा कभी किसी से कि मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं। बीटेक जो करते हैं वो लोग भी पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और एनालिटिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ऐसे केमिस्ट्री में काम आने वाले केमिकल्स या एलिमेंट्स जो हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं। डेली लाइफ में हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। जैसे आप कहोगे मैम एग्जांपल दो, जैसे फ्यूल, ईंधन, तो ईंधन गाड़ी में डलता है तो डेली लाइफ में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो मेडिसिन में भी तो क्या काम आते हैं? केमिकल्स काम में आते हैं। जैसे इसके अलावा हमारे घर में किचन में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम यहां पर डेली लाइफ में काम में लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हम मतलब डेली लाइफ में ऐसे कंपाउंड यूज में लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, पेन किलर्स हो गई, मतलब वो जो दवाइयां। तो जो मेडिसिन में केमिस्ट्री काम में आती है, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल में जो फ्यूल डलता है, ईंधन डलता है, वो हो गया। इसके अलावा ईवीएस वाली केमिस्ट्री, ईवीएस का मतलब है एनवायरमेंटल साइंस। मैम कैसे? एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है? आप जानते हैं बेटा, एक एलिमेंट होता है मरकरी। मरकरी पीरियोडिक टेबल में 80 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। आपको आगे पढ़ाऊंगी। मरकरी एक एलिमेंट, और एलिमेंट्स तो हम कहां पढ़ते हैं? आप बता चुके हैं मैम, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन
जब ये मरकरी के मॉलिक्यूल इस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा हो जाएं तो ये हमें मीना माटा जैसी रोग कर देते हैं, बीमारी कर देते हैं। तो ऐसा बीमारी जो केमिस्ट्री के एलिमेंट से हुआ आपको और डेली लाइफ में बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैडमियम से भी होता है। जैसे आप आगे पढ़ोगे कि अगर कार्बन के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं तब भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आप पढ़ोगे कॉपर के मॉलिक्यूल ज्यादा होने से हमें बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब है ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और उन केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की वजह से आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो खराब हो चुका है, उसकी वजह से आपको बीमारियां हुई हैं, तो उसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है, उसे पर्यावरण रसायन विज्ञान का नाम दिया जाता है। जैसे आपने बीच में सुना होगा, और मैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का एग्जांपल देती हूं। बीच में आपने सुना होगा मैगी नहीं खानी चाहिए बिकॉज मैगी में लेड आता है। तो अब बताओ लेड हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और मैगी आपने खाया उसमें भी लेड है ना। तो इसका मतलब ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम डेली लाइफ के केमिकल्स, एलिमेंट्स हम जहां पर पढ़ सकते हैं उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया मेरी बात, है ना। जैसे पॉल्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं। आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है? पॉल्यूशन, स्मोक चल रहा है। एक होता है स्मोक, एक होता है स्मोक, दोनों में डिफरेंस बताऊंगी आपको मैं। तो ये स्मोक चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये कैसे बना, कौन कौन से एलिमेंट से बना? तो बस यही तो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और नेक्स्ट जो ब्रांच आता है 4th नंबर पे केमिस्ट्री का, वो आता है बायोकेमिस्ट्री। मुझे पता है आपने ये नहीं सुना होगा, मैंने पढ़ा था जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था, तो मैंने पढ़ा था 3rd and 4th सेमेस्टर में। सबसे कठिन अगर कोई केमिस्ट्री की ब्रांच है तो वो ये है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग वाला, सजीव वाला, जैव रासायनिकी विज्ञान कहते हैं इसे। बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? बायोलॉजी के अंदर जो केमिस्ट्री घुसी बैठी है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे होती है? बेटा आपने पढ़ा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला भी चलो पढ़ लिया आपने बायोलॉजी में। ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहां काम आता है ये पढ़ रहे हैं, तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारी सेल्स में ग्लूकोज होता है, हमारे खून में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है या डायबिटीज हो जाता है। ये सब पढ़ना बायोलॉजी है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनी, कितने कार्बन हैं, कैसे वो कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, वो पढ़ रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं, डीएनए पढ़ रहे हो तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्योंकि डीएनए किस में आता है? बायोलॉजी में। लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये बॉन्ड कौन सा होता है, कैसे बना? डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। उनकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, उनकी रिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। मतलब बायोलॉजी के साथ रिलेट की हुई केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और ये सबसे टफ होती है। मैंने 3rd या 4th सेमेस्टर में दोनों में पढ़ी होगी शायद। बहुत टफ होती है ये वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया। मतलब जो बायोलॉजी के साथ जुड़कर केमिस्ट्री बनती है उसे बोलते हैं। और अगला आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये नाम सुन रखा होगा आपने, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी रसायन विज्ञान। भौतिकी रसायन विज्ञान, फिजिक्स से रिलेट करके जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। जैसे इसमें हम क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक्स पढ़ते हैं या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ रहे हो तब आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री को रिलेट करते हो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे आपको आगे चल के। काइनेटिक्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, या एक मैं और बता दूं आपको, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दोनों के लिए कॉमन पार्ट माना जाता है, फिजिक्स में और इसका आपका केमिस्ट्री का। तो क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो फिजिक्स में भी आती हैं, कुछ चीजें हैं जो केमिस्ट्री में भी आती हैं। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं,
उनके बारे में पढ़ना। क्या है? केमिस्ट्री है। कैसे पोलोनियम की खोज हुई, कौन कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, फ्रांसियम, ये रेडियम, ये सब आपको पढ़ना। फिर ये कैसे जब ये ब्लास्ट करते हैं, मतलब जब इनकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी। तो कहने का मतलब जो फिजिक्स से रिलेट करके केमिस्ट्री है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। और अगर बायो के साथ है तो बायो केमिस्ट्री। डेली लाइफ में काम में आने वाले एलिमेंट सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और कार्बन वाली पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विदाउट कार्बन जो बची वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे करके 4 ब्रांच बन जाती हैं किसकी? केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। इस तरीके से, सॉरी 5, 4 नहीं बोला, 4 है ना, 5 केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम हमें क्या क्या पढ़ना है और हम कैसे पढ़ेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। ठीक है। आप देखो, सबसे अगर मैं मेजरली आपके चैप्टर के कुछ नाम बताऊं, उनमें भी अगर मेन बताऊं, तो बच्चों आपको ये बता दूं मैं, एक जो सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। सिलेबस नोट कर लेना, है ना। कुछ चैप्टर हैं जिनकी मैं लास्ट में चलकर वीडियो भी डलवा सकती हूँ, बिकॉज वो चैप्टर ऐसे हैं, वो कभी भी पढ़ लो, वो स्टेबल चैप्टर हैं, उनके कोई क्वेश्चन वर्सन वही आते हैं सेम, उनमें कोई समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाला होगा मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगी। पीरियोडिक टेबल हो गया। फिर पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन आप अलग से लिख लो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, या यहीं पर मेटलोइड, उपधातु वगैरह भी पढ़ लेंगे, वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा आता है यहां पर चैप्टर बच्चों, अगर बात करते हैं तो कार्बन वाली, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, एसिटिलीन, है ना, इथेन, इन सब की बात करेंगे यहां पर। अगला चैप्टर आप लिखोगे एसिड बेस सॉल्ट, या मैं उसको लिखवाती हूं मॉलिक्यूल्स के नाम से ही पढ़ा देते हैं, एसिड बेस सॉल्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे एसिड के नाम आपने देखे होंगे, एग्जाम में आते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण। बहुत सारे, मतलब आप यहां पर फॉर्मूले भी याद करोगे, पीएच वैल्यू भी याद करोगे इस चैप्टर में। इसके बाद अगला है रेडियो एक्टिविटी। बेटा ये फिजिक्स और बायोलॉजी का कॉमन चैप्टर है, तो अगर फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ा चुके होंगे तब तक, जब तक तो मेरा पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिजिक्स वाले सर ने नहीं पढ़ाया होगा तो भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। रेडियो धर्मिता, तब मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। अगला क्या आता है? अगला चैप्टर आता है रेडियो एक्टिविटी के बाद, आप लिखिए पॉलीमर वाला चैप्टर। आजकल एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर से। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें पॉलीमर से क्वेश्चन नहीं आते हो, बहुलक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से एग्जाम में। इसके बाद अगला चैप्टर की बात करती हूं पॉलीमर के बाद, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यहां पर आप लिख सकते हो, ये फ्यूल वाला चैप्टर हो गया। हालांकि फ्यूल वगैरह के तो मैं ना नोट्स भी दे देती हूँ, वही बच्चा पढ़ लेता है, तो ये एग्जाम में बहुत हो जाता है, कोई ऐसा नहीं आता है, इससे कोई टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस 2-4 क्वेश्चन भी करवा दूंगी ना इसकी प्रैक्टिस, तो ही आपको याद हो जाएगा कि पेट्रोल की क्वालिटी किसमें चेक करते हैं, डीजल की किसमें चेक करते हैं, पेट्रोल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगला, उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है बेटा पानी वाला, वाटर वाला। अब आप कहोगे पानी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बतेरे क्वेश्चन बन सकते हैं पानी से, है ना। पानी क्या होता है, पानी की स्ट्रक्चर कैसे बनी, पानी कैसा मॉलिक्यूल है, ऐसे करके पानी से पानी कितने टाइप का होता है आपने देखा होगा। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है वाटर सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, है ना, कठोर जल और मृदु जल। तो कैसे हार्ड वाटर की हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आप यहां से पढ़ोगे। उसके बाद आता है बेटा एक चैप्टर सोप एंड डिटर्जेंट वाला। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक। कैसे साबुन बना? साबुन में भी 2 टाइप का, नहाने वाला, कपड़े धोने वाला, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिटर्जेंट क्या होते हैं?
है ना। तो ये सब पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद एक चैप्टर आता है ग्लास वाला, कांच वाला। कांच कैसे बने वो तो नहीं आता है, कांच की एक डेफिनेशन होती है और कांच के टाइप। जैसे अक्सर एग्जाम में आता है कि जो सनग्लासेस होते हैं वो किस टाइप का ग्लास होता है, घर में ओवन होता है उसका ग्लास कौन सा ग्लास है, जो हमारे घरों में जिसमें पानी पीते हैं वो कौन सा ग्लास है, चश्मा वाला कौन सा ग्लास है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में ग्लास वगैरह से। उसके बाद एक चैप्टर बनता है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आजकल इससे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक बदलाव। भौतिक एवं रासायनिक बदलाव देखा होगा आपने, अगर एग्जाम दिया होगा कभी ना कभी, बल्ब का जलना कैसा चेंज है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो कभी मोमबत्ती का जलना कैसा चेंज है ना, लोहे पे जंग लगना कैसा चेंज है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल है, छोटा सा लेक्चर है, ये 30-40 मिनट का, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। इसके बाद जो अगला चैप्टर है उससे क्या क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको रिएक्शंस बताई जाएंगी यहां पर, ठीक है, जो एग्जाम में आती हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शंस ना, कुछ रिएक्शंस तो यहीं पर जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगी ना इनमें ही आ जाती हैं वो रिएक्शंस। कुछ पॉलीमर वाले पार्ट में आ जाती हैं, कुछ कार्बन वाले पार्ट में आ जाती हैं। तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आप सिलेबस में अपने लिख रहे हो, लेकिन बाकी हम यहीं से ही पढ़ लेते हैं। यहीं से पढ़ने से भी आपका कवर हो जाएगा सारा। कुछ 2-4 अलग से बनेंगी तो वो आगे आपको नोट करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई और चैप्टर बचा है तो आप लिख सकते हो। हाँ, कुछ डेली लाइफ वाली केमिस्ट्री हो जाएगी, जिसमें फ्यूल वगैरह है ना, वो तो पहले लिखवा चुकी हूँ। कुछ केमिकल्स लिखवा दूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना कि आपने देखा होगा कि 4 ऐसे ऑप्शन देता है और बोलता है इनमें से कौन सा एक पेन किलर है। आजकल बड़े ऐसे क्वेश्चन फेमस हो रखे हैं डेली लाइफ की केमिस्ट्री। तो कुछ आपको एनेस्थेटिक टैप वो उनके याद करने पड़ेंगे, आपको कुछ एनेस्थेटिक केमिकल्स याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे पेन किलर से याद करने पड़ेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स से याद करने पड़ेंगे। तो कुछ डेली लाइफ वाली केमिस्ट्री है वो इस वाले पार्ट में चली जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको, हाँ, अब आप एक बच्चा कहेगा अलोय एंड और, बेटा आप सिलेबस में बढ़ाने को आप कितना ही सिलेबस बढ़ा लो, और एंड अलोय इसका मतलब क्या होता है, ऐश्क एवं मिश्र धातु। तो ये ऐश्क और मिश्र धातु अलॉय किससे बनते हैं, मेटल नॉन मेटल से। तो ये इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगी मैं, और भी यहीं पर पढ़ा दूंगी मैं, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके तो आपका बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, ठीक है। कुछ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। रासायनिक बंध क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके 4-5 एग्जाम्पल फेमस हैं, बस वही याद कर लो, वही बहुत है। मिथेन में कौन सा बॉन्ड होता है ना, पानी में कौन सा बॉन्ड होता है, ये कुछ फेमस है जो आप याद कर लो तो बहुत है। इतना केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया ना, और मैं एक बात बताऊं, इतना अगर आपको टफ लग रहा है, ये 2 भी अगर आपने पार्ट पढ़ लिए ना, तो भी 50-60% तो आप वैसे ही करके आ जाओगे केमिस्ट्री। बिकॉज 1D कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो केमिस्ट्री आती है वो पीरियोडिक टेबल और मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर, और आजकल देखें तो पॉलीमर वाला चैप्टर भर भर के आ रहा है हर एग्जाम में। अभी हुआ CDS NDA का पेपर, आप देखिएगा पॉलीमर से 2 क्वेश्चन थे, है ना। तो वहीं से ये अगर पढ़ लोगे ना तो ही, नॉमेनक्लेचर से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। आपको आयुपेक करवा दो बेटा, वो स्कूल का पार्ट है, स्कूल वाले पार्ट से यहाँ क्वेश्चन नहीं आते, वो मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब एक मैटर वाला चैप्टर रह गया, आप वो भी लिख लो। मैटर में सारा आ जाएगा कि मैटर कैसे बनते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये मैटर वाले चैप्टर में आ जाएगा। पदार्थ वाले में मैटर एंड इट्स स्टेट, मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। क्या होता है मैटर, कैसे बनता है, उसकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं, 5 स्टेट होती हैं, आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, ये सब कैसे बनती हैं वो। और एक आपका वो फेवरेट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगी वो आज ही जान लो, मेरे से अनवांटेड डिमांड करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको वो पढ़ाऊं जे थॉमसन का मॉडल क्या है, अरे भाई साहब वहां से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं कुछ। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो बिल्कुल मालूम ही नहीं होगी ये चीज क्या होती है। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बातें बताऊंगी जो एग्जाम में आती हैं। मेन यहाँ पर यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। कुछ रूल बताऊंगी यहाँ पर, है ना, कुछ रूल बताऊंगी, जैसे पाउली एक्सप्लोजन लॉ हो गया, है ना, हुम्स लॉ हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो ये वही चीज है, यहीं से आपका सारा जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
इसके अलावा कोई आपको केमिस्ट्री नहीं आएगा। अब जो बच्चा कह रहा है ना यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, बेटा केमिकल फॉर्मूला सारे यहाँ आ जाते हैं मेटल नॉन मेटल में। बाकी मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है केमिकल फॉर्मूलों की, सारे के सारे फॉर्मूले हैं। लास्ट में वो केमिकल फॉर्मूला की 2 वीडियो डलवा दूंगी, वो दोनों वीडियोस देख लेना अपने आप, ठीक है। अगर फॉर्मूले किसी किसी एग्जाम में आ जाते हैं तो वो अपने आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ मेन चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो भाई भगवान जाने कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई वो तो है नहीं, कोई परमात्मा तो मैं हूं नहीं जो बता दूंगी ऐसे क्वेश्चन। मैं कैसे सिलेबस बना रही हूँ, पिछले कुछ साल के एग्जाम पेपर उठाओ, हर एक जो भी आप एग्जाम आपके कॉमन एग्जाम है और उसका सिलेबस देख लो भैया, उससे देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और अपने हिसाब से चैप्टर ऐड कर दो बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना, समझ में आ गया। मैम साइंटिफिक नेम बेटा बायो का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। राहुल आप क्या मतलब, राहुल ये नाम है ना आपका? हाँ जी राहुल जी, आप कैसे अनवांटेड डिमांड कर रहे हैं? क्लियर है, हो गया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। कम से कम पीरियोडिक टेबल पढ़ाने में मुझे लगेंगी 10 से 12 क्लास, ज्यादा भी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 से 12 क्लास तो मिनिमम है पीरियोडिक टेबल पढ़ाने में, 10-12 घंटे तो मिनिमम है, ज्यादा भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो बैच के बच्चे कैसे हैं उसके आधार पे होगा ना। कुछ बच्चों को होते हैं बिल्कुल ही नॉन केमिस्ट्री साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो भाई साहब उनको तो थोड़ा हर 5-6 बातें रिपीट भी करनी पड़ जाती हैं कभी कभी, है ना। और मिनिमम इतनी होंगी, मैक्सिमम मालूम नहीं कितनी भी हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। क्लियर है, और ये करेंगे हम कल से। आज के लिए भी किस टाइम हो गया है इसलिए मुझे क्लास यहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरी इसके बाद क्लास भी है ना, ठीक है। तो कल से हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, और तैयार आ जाइए इसके लिए पीरियोडिक टेबल के लिए। और कोई बच्चा ही नहीं सोचेगा मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है, समझ में नहीं आती, कभी पढ़ी नहीं है, कभी देखी नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं पढ़ाऊंगी ना, आप जैसे पहले भी तो पढ़ाए होंगे बच्चे, तो जब उनको आ गया तो आपको भी आ जाएगा, है ना। जब उनको समझ में आ गया तो आपको भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो तैयार हो जाएगी, कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कोई केमिस्ट्री में बवाला नहीं है। बस आराम से पढ़ना है, जो समझाया जा रहा है वो समझना है, बस होता जाएगा बाकी चीजें, ठीक है। हाँ जी, हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कोई से बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको समझना है, आपको सीखना है, वो मैटर करता है। अगर नहीं सीखना है, जैसे मुझे मैथ्स कभी सीखनी ही नहीं थी, तो भाई साहब मुझे कभी मैथ्स आई ही नहीं और आएगी भी नहीं कभी, क्योंकि मुझे सीखनी ही नहीं थी। वैसे ही आपके साथ हो सकता है, ठीक है। बाकी आपके रही बात नोट्स की, केमिस्ट्री की, मैं केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड करवा देती हूँ आपके बैच में। अगर नहीं हुए होंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड करवा देती हूँ टेक्निकल टीम को बोल के। तो आप नोट्स निकलवा कर मेरे साथ पढ़ेंगे, उसकी फोटोकॉपी करवा के, तो बहुत आसान लग जाएगा आपको पढ़ना। और बाकी आप जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहें, भैया आपका माइंड है, आप जिस तरीके से आप कैप्चर कराएं इस चीजों को, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो कल मिलेंगे हम इसी टाइम पर। और मैम बायो भी टफ थी, लेकिन आपके पढ़ाने से ही समझ में आया। अच्छा आरती, तो फिर विश्वास कीजिए केमिस्ट्री भी टफ है और मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ जाएगी। मैम मैं केमिस्ट्री में 4 बार फेल हो गया हूँ। ओ धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। कौन से किस में केमिस्ट्री में फेल हुए आप, ठीक है। चलिए, तो कल हम मिलेंगे सेम टाइमिंग पर, पीरियोडिक टेबल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तैयार होके आना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, पहली बार इस बैच में शायद मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं करी होगी, भाई साहब और हाथ में नोट बना के पढ़ लेना। ऐसा पीरियोडिक टेबल बताएंगे तभी आपके जीवन में, आपके सपने में भी आ जाएगा पीरियोडिक टेबल। बहुत ऐसा अपने आप याद करेंगे, ठीक है। बाकी आप ना, मैं भी कह रही थी कि मैं आप लोगों से पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी होगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज करके नोट्स अपने हाथ से बनाने की कोशिश करना, तो बहुत जल्दी समझ में आएंगी। जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ तो इसके नोट्स तो खुद से ही प्रिपेयर करना मेरे साथ साथ, तो बहुत सारी चीजें याद होंगी, क्योंकि कुछ ट्रिक्स बताऊंगी यहाँ पे। तो जब वो ट्रिक अपने हाथ से लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना।
इसलिए कह रही हूं कि नोट्स मेरे साथ बनाने की कोशिश करना, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। बाकी मैं तो कह सकती हूँ, मानना ना मानना तो आप पर है। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल का इमेज है तो कल वो लेकर आ जाइएगा क्लास में, और एक नया कॉपी सा डाल लीजिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, है ना। तो उन दोनों चीजों के साथ कल मेरे साथ बैठ जाइएगा क्लास में। तो कल मिलते हैं, आज के लिए यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाइए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।